इसके बाद हमारे बीच इतिहास की विभिन्न व्यस्तताओं के कारण और कई कारणों से शायद आपसे मेरी फिर से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन इस बार मैं वादा करता हूं कि मैं नियमित रूप से यहां उपस्थित रहूंगा। इतिहास के साथ साथ मेरा नया चैनल आ रहा है। इसका नाम है मन कैनवास। इस चैनल पर मुख्य रूप से इतिहास पर आधारित वीडियो होंगे और मन में इतिहास रहेगा। इसके अलावा अन्य प्रकार के शैक्षिक वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध होंगे, लेकिन आप सब्सक्राइब जरूर करें। इतिहास में अब जो नए प्रकार के वीडियो होंगे वे एकदम अलग होंगे। इसके माध्यम से एकदम चमकदार सिनेमा वीडियो के जरिए विभिन्न ग्राफिक्स और अन्य चीजों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन मैं एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूं। यह यूरोप के इतिहास पर आधारित है, जिसमें एक विशेष अध्याय यानी एक खास अध्याय अब शुरू करेंगे। यह फ्रांसीसी क्रांति है, यानी 1779। यह लगभग 1779 से 1799 तक का समय है। हम इस समय काल को 1759 से 1799 तक के वीडियो में प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। दुनिया के इतिहास में फ्रांसीसी क्रांति एक क्रांतिकारी घटना है। सिर्फ 18वीं सदी में हुई। इस फ्रांसीसी क्रांति ने 19वीं सदी के यूरोप को भी आंदोलित किया। इसने यूरोप के इतिहास की दिशा बदल दी। सिर्फ इतना ही नहीं, फ्रांसीसी क्रांति ने नए विचारों और चेतनाओं को जन्म दिया। इसने राष्ट्रवाद की नींव रखी। यहां तक कि मतदान का अधिकार यानी लोकतंत्र की मूल आधारभूमि भी यहीं से शुरू हुई। फ्रांसीसी क्रांति ने सामंतवाद और पादरीवाद की नींव पर प्रहार किया। इसके परिणाम स्वरूप आधुनिक युग की शुरुआत हुई। इस फ्रांसीसी क्रांति के पहले उस बिंदु पर हमें ध्यान देना होगा कि यह क्रांति क्यों हुई, इसके पीछे के कारण क्या थे। यह हम पहले चरण में समझने की कोशिश करेंगे। हम इसे राजनीतिक कारणों, आर्थिक कारणों, सामाजिक कारणों और दार्शनिक कारणों के रूप में समझेंगे। इसलिए पहली श्रृंखला जो हम यहां देखने जा रहे हैं, उसका मुख्य विषय फ्रांसीसी क्रांति में राजा की जिम्मेदारी या राजनीतिक कारण है। 14वें मिनट में और निश्चित रूप से ससुर की जिम्मेदारी थी इस फ्रांसीसी क्रांति में। यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए या सुंदरता से देखने के लिए नहीं है। यह परीक्षा के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। स्कूल स्तर से लेकर स्नातक स्तर तक सभी परीक्षाओं में यह वीडियो आपके लिए आवश्यक होगा। सिविल सेवा परीक्षा यानी बीसीएस या भारतीय प्रशासनिक सेवा यूपीएससी परीक्षा, यहां तक कि एसएससी परीक्षाओं में भी यह वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। यह भी बताएं कि आपको यह कैसा लगा या क्या किया जाए, ताकि यह और बेहतर हो सके कमेंट बॉक्स में। लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो बिना देर किए हम फ्रांसीसी क्रांति श्रृंखला का पहला वीडियो शुरू कर रहे हैं। इस फ्रांसीसी क्रांति के लिए राजा की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी, यह फ्रांसीसी क्रांतिकारी राजनीतिक कार्य है। हमारे पास यह अवसर है कि हम फ्रांसीसी क्रांति में राजा की जिम्मेदारी को किसी भी तरह से नकार नहीं सकते। फ्रांसीसी क्रांति के पीछे राजा 14वें लुई और 16वें लुई की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पहली समस्या जो राजाओं ने उत्पन्न की वह थी दिव्य अधिकार के राजतंत्र का विचार, जिसे धुएं के छल्ले के रूप में जाना जाता है। 14वें लुई और 16वें लुई ने खुद को भगवान के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत किया था। 14वें लुई ने घोषणा की थी कि मैं ही राज्य हूं। सिर्फ इतना ही नहीं, वह खुद को सूर्य देवता के रूप में पेश करते थे या सूर्य के पुत्र के रूप में पेश करते थे। उन्होंने सूर्य राजा के रूप में विभिन्न कला और वास्तुकला में खुद को प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी मूर्ति भी खुदवाई थी। ससुर ने भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाया। वह मानते थे कि उनकी बात ही अंतिम है या उनकी बात ही कानून है। वह भी दिव्य राजतंत्र में विश्वास रखते थे। लंबे समय तक फ्रांस के लोग राजाओं की दिव्य शक्ति या दिव्य राजतंत्र को मानते रहे। प्रकाशित दार्शनिक इस धारणा को चुनौती दे रहे थे। रूसो और वोल्टेयर जैसे विचारकों ने मंत्री स्कूल में बार बार इस दिव्य राजतंत्र की आलोचना की थी। इसलिए राजाओं का मुखौटा उतर गया था। इसके साथ दूसरे एक दृष्टिकोण के रूप में राजाओं की तानाशाही सामने आई। 14वें लुई वह पूरी तरह से तानाशाह थे। उन्होंने सारी शक्ति अपने हाथ में जमा कर ली थी। यहां तक कि अभिजात वर्ग को भी उन्होंने अपने नियंत्रण में ले लिया था।
क्या उन्होंने पूरी नौकरशाही शासन प्रणाली को बलात्कृत तरीके से थोप दिया था? 14वें लुई और 16वें लुई ने सभी लोकतांत्रिक परंपराओं को नकार दिया था। स्टेज का आह्वान उन्होंने नहीं किया। अंत में लगभग 175 साल बाद दबाव में आकर स्टेट जनरल का आह्वान किया, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह के लोकतांत्रिक सुधार की दिशा में जनता की मांग को पूरा करने की कोशिश नहीं की। नतीजतन जनता भी इस तानाशाही शासक और राजाओं के खिलाफ हो गई थी। तीसरी जो दिशा बहुत महत्वपूर्ण है वह है अंतिम दमन और दमनकारी कानून। पत्र में कानून को एक मामले की तरह लागू किया गया है। बिना किसी सुनवाई और बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था, उसे निर्वासित किया जा सकता था और उसे बास्तिल के किले में बंदी के रूप में रखा जा सकता था। सिर्फ इतना ही नहीं, समाचार पत्रों से लेकर बोलने की स्वतंत्रता पर सेंसरशिप या निगरानी शुरू की गई थी। सभी विरोध और प्रतिरोध के रास्ते को बंद कर दिया गया था। फिर भी लोग मान लेते अगर ये राजा मुख्य रूप से उस संकट का सामना कर पाते। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व जो अंतिम संकट गहराया था, जो वित्तीय समस्या उत्पन्न हुई थी, उसका सामना फ्रांस के राजाओं ने नहीं किया। तस्वीर एक के बाद एक योग्य वित्त मंत्री को उनके सुधारों के रास्ते से हटा दिया, उन्हें पदच्युत कर दिया था। अकाल और मुद्रास्फीति को नियंत्रित नहीं कर सके। नतीजतन फ्रांस के लोगों का धैर्य टूट गया था। इसलिए उन्होंने राजतंत्र को चुनौती दी थी। वे राजतंत्र के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। और इस मामले में एक और व्यक्ति ने प्रेरणा दी थी। वह ससुर की पत्नी है, मारिया तो मैड्रिड है। से बहुत से लोग इस क्रांति के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। वास्तव में मारिया एंटोनेट को डिफिसिट क्वीन कहा जाता था, यानी जिसका काम ही था संपत्ति को पानी की तरह खर्च करना। मारिया के पास तो 500 नौकर चाकर थे, जो विशाल मात्रा में धन केवल विलासिता पर खर्च कर रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, 16वीं शताब्दी के व्यक्तित्व की कमी और दूरदर्शिता की कमी का लाभ उठाकर उसने अपने ऊपर प्रभाव डाला। उसने अपने निर्णयों को नियंत्रित किया, जिसे फ्रांस के लोग स्वीकार नहीं कर सके। इसलिए समग्र रूप से दिव्य राजतंत्र, तानाशाही, दूरदर्शिता की कमी और अयोग्य प्रशासन के खिलाफ फ्रांस के लोग मुखर हो गए थे। विरोध में वे क्रांति के मुंह पर थे। इसलिए फ्रांसीसी